गुड मॉर्निंग बच्चों मिशन शिक्षा संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक विज्ञान जूनियर स्तर में आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र एवं प्रजनन तंत्र के बारे में। तो बच्चों चलो उत्सर्जी तंत्र के बारे में हम लोग जानें कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी जो बेकार जो पदार्थ होते हैं उन्हें निकालने का एक तरीका है। यह शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे शरीर का रासायनिक संतुलन जो होता है बना रहता है और हम लोग नुकसान से बच जाते हैं। उत्सर्जन तंत्र जो होता है शरीर के आंतरिक प्रणाली का अहम हिस्सा है। यह शरीर के चय अपचय के अपशिष्ट पदार्थों और तरल गैसीय पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे हम लोग कई सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। जो उत्सर्जन तंत्र होता है मुख्य रूप से उसके अंग होते हैं। दो बक यानी किडनियाँ होती हैं, मूत्राशय, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्र मार्ग। ये चार जो हैं इसके मुख्य अंग हैं। परंतु त्वचा और फेफड़े ये दो अंग ऐसे हैं जो उत्सर्जन तंत्र में सहायक होते हैं, सहयोगी होते हैं। मुख्य अंग तो चार हो गए हैं ना, दो किडनी हो गई, मूत्राशय हो गया, मूत्रवाहिनियाँ हो गई, मूत्र मार्ग हो गया और दो सहायक त्वचा हो गया और फेफड़े हो गए। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहले गुर्दे यानी कि किडनी या फिर बक जिसे कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। ये क्या करता है? रक्त को छानने का काम करता है। शुद्धिकरण का काम ये नहीं करता। शुद्धिकरण का काम कौन करता है? फेफड़े करता है। नहीं, छानने का काम ये हमारी जो बक होते हैं ये करते हैं। दो होते हैं ये, एक दायां और एक बायां, और प्रत्येक का भार होता है 140 ग्राम। और ये क्या करता है? बक द्वारा छाने गए मूत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थों के रूप में सबसे ज़्यादा इसमें यूरिया पाई जाती है। ये शरीर से यूरिया जैसे उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है और गुर्दा प्रतिदिन करीबन 180 लीटर तरल पदार्थ को छानता है। और ये क्या करता है? पेशाब का निर्माण और एसिड बेस को क्या करता है? नियंत्रित रखता है। और अगला हो गया मूत्राशय। मूत्राशय वह अंग है जो शरीर के मूत्र को संग्रहित करके रखता है। मूत्राशय एक पतली भित्ति वाला लचीला नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जो उदर यानी पेट के निचले भाग में स्थित होती है। और मूत्राशय मूत्र को अस्थायी रूप से भंडारण करके रखता है। गुर्दे से जो खून के अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो शरीर से निकले हुए होते हैं, उनको ये क्या करता है? मूत्र यानी पेशाब बनती है। ठीक है। और वो जो मूत्र होता है ये जो मूत्र वाहिनियाँ होती हैं इनके द्वारा मूत्राशय में पहुंच जाता है। फिर मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी इसका काम हो गया, जो मूत्राशय का काम है मूत्र को रोकना, यानी कि जो आपकी पेशाब बनती है उन्हें ये संग्रह करके रखता है थोड़े समय तक, जब तक आप निकालते नहीं हो। जब तेज आती है तो वो आपको निकालनी पड़ जाती है। फिर है मूत्रवाहिनियाँ। ये किडनी से मूत्र को मूत्राशय में ले जाने के लिए संकीर्ण नलिकाएं होती हैं, है ना। ये नलिकाओं की खास बात ये होती है कि प्रत्येक किडनी में एक मूत्रवाहिनी होगी और ये मूत्रवाहिनी की दीवारें जो मांसपेशियां ऐसी होती हैं जो मूत्र को किडनी से दूर रखती हैं। इन्हें किडनी तक नहीं आने देती हैं। किडनी तक आ गया तो किडनी को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मूत्रवाहिनियाँ लगभग 9 इंच लंबी होती हैं। तो हर किडनी में कितनी हैं? एक मूत्रवाहिनी। और क्या करती हैं? ये मूत्र को किडनी से ले जाती हैं और पहुंचा देती हैं मूत्राशय तक। अब देखिए, त्वचा भी एक सहायक काम करता है उत्सर्जन के लिए। कैसे उत्सर्जन तंत्र की तरह काम करता है? ये पसीना होता है और सीवम जैसे ग्रंथियां जो होती हैं उन्हें ये शरीर से निकाल देता है, अपशिष्ट चीज़ों को। पसीना जो होता है वो शरीर से पानी, नमक और यूरिया जैसे पदार्थों को बाहर निकाल देता है। और त्वचा में तेल ग्रंथियां होती हैं, ये सीवम
के साथ कुछ हाइड्रोकार्बन्स, मोम, स्टेरॉल और बसीय अम्ल जो होता है इन्हें शरीर से बाहर निकाल देता है। त्वचा से पसीना का वाष्पन होने से क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान भी बना रहता है, यानी त्वचा शरीर के तापमान को भी बनाए रखती है। और एक फेफड़ा है, फेफड़ा भी उत्सर्जन तंत्र का एक सहायक है। ये जो क्या करता है, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। फेफड़ा वैसे तो क्या है, श्वसन तंत्र का हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ये क्या है, श्वसन तंत्र का हिस्सा है, जो सांस लेने पे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं। और जो ऑक्सीजन होता है वो रक्त में के जरिए जो हमारी जो ऊतक होते हैं और कोशिकाएं होती हैं उन तक पहुंचता है। और जो चय अपचय प्रणाली में जो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बनती हैं उनको रक्त ले लेता है और शरीर के बाहर निकालने के लिए फेफड़े के पास जाता है। और फेफड़ा क्या करता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे प्रजनन के बारे में। प्रजनन जैसे उत्सर्जन एक सजीवों का एक लक्षण है, वैसे ही प्रजनन भी सजीवों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। और प्रजनन का मतलब होता है जीवों को अपने जैसे जीव बनाना। प्रजनन सजीवों का मुख्य लक्षण है और ये जीव विज्ञान का एक अहम अवधारणा है। इसकी वजह से हर प्रजाति जो है वो अस्तित्व में बनी रहती है। और दो तरीके के प्रजनन होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अब क्या होते हैं ये दोनों अलग अलग, इनके बारे में जानेंगे। अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक जीव द्वारा बिना युग्मन और निषेचन के संतान को पैदा किया जाता है। इसमें लैंगिक संयोग नहीं होता है और ना ही अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ये जो अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतान होती है वो भी आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होती है। यानी कि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है, उसी से संतान उत्पत्ति होती है। ये इसके कई उदाहरण हैं, जैसे द्विखंडन, मुकुलन, चल बीजाणु और कोनिडिया। ये कुछ उदाहरण है अलैंगिक जनन के जिसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे पहला है मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें शरीर के बाहरी हिस्से में कोशिकाओं के समसूत्रीय विभाजन के कारण एक उभार पैदा हो जाता है, जिसे कहते हैं मुकुलन। ये मुकुलन धीरे धीरे बढ़ता है और मूल कोशिका से अलग होकर एक नई कोशिका बना लेता है और ये मुकुलन जो होता है पूर्ण जीव बन जाता है। ये ईस्ट हाइड्रा वगैरह में मुकुलन प्रणाली होती है। और दूसरी है द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि जो होती है जब कोशिका दो भागों में बंटकर दो नई कोशिकाएं बना लेता है तो उसे कहते हैं द्विखंडन, है ना। और यह भी एक अलैंगिक प्रजनन है। द्विखंडन में जीव अपने आनुवांशिक द्रव्य की नकल करता है और दो भागों में बंट जाता है। हर एक जीव में डीएनए की एक कॉपी होती है और द्विखंडन से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीवों का उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम और लेशमैनिया इस तरीके के हैं। ऐसे ही लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा दो जनांगों की हमें आवश्यकता होती है। अधिकांश जंतु जैसे होते हैं मछली, मेढक, गाय, बकरी, मनुष्य, इनमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं एक लिंगी। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे केचुआ, जोक, ये क्या होते हैं, इनमें नर मादा एक ही में पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं द्विलिंगी जंतु। अब जैसे नर जनांग के बारे में हम जाने तो मनुष्य जो होता है उसके उदर के नीचे अंडों के आकार के एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ये जो होते हैं नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है और इससे जुड़ी हुई शुक्र नलिका होती हैं, उनसे शुक्राणु गति करते हुए सिंह के माध्यम से बाहर निकल जाता है। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ चलते हैं। ये सूक्ष्म और एक कोशिकीय संरचना होती है। तो ये तो नर जनांग हो गए, क्या होते हैं, दो जोड़ी वृषण इसमें पाए जाते हैं। अब मादा जनांगों के बारे में समझ लें। ये भी क्या होता है, स्त्रियों के नाभि के नीचे के शरीर के अंदर मादा जनन अंग स्थित होता है। इन अंगों में भी एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी अंड वाहिनियां होती हैं और गर्भाशय होता है।
अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये अंडाणु जो होते हैं ये भी एक कोशिकीय संरचना होती है। चलिए अब आंतरिक निषेचन के बारे में पढ़ें। अंड वाहिनियों से शुक्राणु जाके अंडाणुओं से संलीत हो जाता है और संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद यह गति करते हुए गर्भाशय में जाता है, वहाँ पे रोपित हो जाता है और निषेचन जो होता है अंडाणुओं को युग्मनज कहते हैं। जो मनुष्य और अन्य जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह, इनमें जो ये निषेचन की क्रिया होती है ये शरीर के मादा शरीर के अंदर होती है। अब बाह्य निषेचन के बारे में जानेंगे। जो आँख ऐसे रुकी जो जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया, इनमें जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणुओं को जल में विसर्जित कर देते हैं और जल में ही शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं। यह निषेचन जो होता है जंतुओं के बाहर होता है, इसलिए इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अब हम जरायुज और अंडयुज के बारे में जानते हैं। जरायुज जंतु जो होते हैं वो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जबकि अंडयुज जंतु जो होते हैं वो अंडे देते हैं। जरायुज जंतुओं में भ्रूण का विकास मां के शरीर के अंदर होता है और अंडयुज जंतु जो होते हैं उनमें भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अंडे के अंदर होता है। जरायुज जंतु का उदाहरण है गाय, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य। और अंडयुज जंतुओं का उदाहरण है मेढक, मछली, तितली, पक्षी, सर्प। इस तरीके के और भी जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं वो अंडयुज हो गए और जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज हो गए। अब इससे आगे एक महत्वपूर्ण चीज रह जाती है लिंग निर्धारण। लिंग का कैसे निर्धारण होता है? तो देखिए मनुष्य में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जैसे देखिए यहाँ चित्र में दिया हुआ है, जबकि पुरुष में 1 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र होता है। मनुष्य के डिंब में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष के शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र या वाई गुणसूत्र कोई भी हो सकता है ना। तो जो पुरुष होता है उसके द्वारा उत्पादित आधे शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरे आधे में वाई गुणसूत्र होता है। जब वाई गुणसूत्र वाले अंडे का निषेचित होकर जो युग्मनज होता है तो क्या होता है? 44 गुणसूत्र तो हैं जो 22 जोड़ी हैं और एक और बन गया एक्स वाई। जो ये एक्स वाई बन गया उस भ्रूण से क्या बन गया? लड़का बन गया। और यदि इस एक्स वाई की जगह एक्स एक्स बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो लड़की होगी। तो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो पुरुषों की होती है। तो बच्चों ये हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।